अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, अदील अख्तर। और ये बेस एकेडमी के उन एस्पायरेंट के साथ है जिन्होंने 2022 में लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया और वो लेक्चरर सेलेक्ट हुए। तो इसकी आज का जो सेशन है, इसका मकसद है कि इन लोगों के साथ बात करना और इनके साथ इनका एक्सपीरियंस रहा अपनी इस पूरी सिलेक्शन के दौरान। वो एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा और अ, वो एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा और किस तरह से इन लोगों ने तैयारी की। आज जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे सिर्फ टेस्ट के हवाले से कि इन लोगों ने टेस्ट की तैयारी जो है वो किस तरह से की, इन्होंने कितना टाइम दिया, ठीक है जी। और किस तरह से इन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की, अपने टेस्ट की तैयारी की, टाइम को कैसे मैनेज किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आज इंशाल्लाह इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जितनी भी एस्पायरेंट्स हैं जो माशाल्लाह लेक्चरर सेलेक्ट हो गई हैं, बारी बारी जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और हमारे साथ बात करेंगी। हम उनसे पूछेंगे उनका सारा ये जो सफ़र रहा एस्पायरेंट से लेक्चरर बनने का। और स्टार्ट करते हैं जी हम अ, अपने सेशन को बाकायदा। और सबसे पहले स्ट्रेटजी जो है हमारी वो ये रहेगी। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि बुक्स और जो दूसरा मटेरियल है वो कौन कौन सा मटेरियल इन्होंने यूज़ किया, किताबें इन्होंने कौन कौन सी पढ़ी। उसके बाद हम टाइम टेबल के हवाले से इनसे बात करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स को इन्होंने फॉलो किया अपनी प्रिपरेशन के दौरान, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे आखिर में इनसे चाहेंगे कि एडवाइस करें बाकी लोगों को जो लेक्चरर बनना चाहते हैं या लेक्चरर की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ निकित मौजूद हैं। मैं इनको एक तो मैं इनसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। ये नहीं बताना कि मतलब सर के नोट्स बहुत अच्छे से, सर के लेक्चर मैंने सुने वो बहुत अच्छे थे, सर ने तैयारी बहुत अच्छी करवाई। मतलब मेरा इंटरव्यू नहीं ये आपने लेना, बल्कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है शुरू से लेकर आखिर तक, कि किस तरह से जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाए आपने किस तरह से उनको प्रिपेयर किया है। ये एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो इंटरव्यू भी होगा और एक सेशन भी होगा, ताकि बाकी सारे लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकित से कि निकित जो है इन्होंने बेस एकेडमी को 2021 में ज्वाइन किया तैयारी के लिए। इनका जो पिछला टेस्ट जो कैंसिल हो गया था वो भी इनका क्लियर था, लेकिन तब इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा टेस्ट हुआ, वो भी माशाल्लाह इन्होंने क्लियर किया और दोबारा इंटरव्यू भी क्लियर किया। तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले, निकित प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको आपने अपनी पूरी तैयारी के दौरान फॉलो किया। जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। सो मच। आपने इस काबिल समझा कि आप मुझसे पूछें। सर, मेरे मुख्तलिफ बुक्स से स्टार्ट से मैं पढ़ी थी। मैंने 2019 से, जब कोरोना वायरस की छुट्टियां और ये सब स्टार्ट हुआ था, मैंने तब से अपनी तैयारी स्टार्ट की। यानी कि मतलब मैं ऑलमोस्ट खुद से सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट 3 इयर्स। थ्री ठीक। इयर्स में मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने 17 में एक बार टेस्ट दिया था जिसमें मैं क्वालिफाइड नहीं कर सकी थी। तो उसके बाद फिर 19 में मैंने स्टार्ट किया, मार्च में। सही सही, जबरदस्त। उस तो मैंने सबसे पहले एफएससी की बुक स्टार्ट की। तो उस दौरान मुझे काफी मुश्किल हुई, क्योंकि मुझे एफएससी किए हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल बाद मैंने किताबें उठाई। तो सही मुझे सही। लगा कि सबसे पहले एफएससी का तैयार करनी चाहिए। तो एफएससी मुझे की बहुत आपने, सारी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, एफएससी स्कॉलर्स। की आपने स्कॉलर सीरीज आपने टेक्स्ट बुक नहीं हाँ पढ़ी। जी, स्कॉलर्स। हाँ, टेक्स्ट बुक मैंने नहीं पढ़ी, स्कॉलर सीरियसली। और क्योंकि उसमें ना स्कॉलर के साथ हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज हैं, तो सही सही। बहुत अच्छा मुझे तो वो बुक लगी। तो इस वजह से मैंने वो बुक स्टार्ट की, वो उससे पढ़ा। लेकिन मुझे बहुत सारी मुश्किल का सामना होता था कि मुझे समझ नहीं आ रही इन चीज़ों का। तो उसके लिए फिर मैंने यूट्यूब से मैं लेक्चर देखती। तो वो फिर मुख्तलिफ मतलब मुख्तलिफ जो चैनल्स थे, सब ने फिजिक्स के डाले हुए थे लेक्चर्स। तो मुझे जो ज्यादा अच्छा लगा था, तो आपने कहे तारीफ नहीं करनी, लेकिन जो मुझे बेहतरीन लगा, तो फिर वो आपके लेक्चर्स थे। उसके साथ ही फिर अ, जैसे ही आपके सेशन स्टार्ट हुए, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। तो फिर आपने बहुत हेल्प की, क्वेश्चंस के आंसर
जो मुझे माइंड में आते थे मैं आपसे करती थी वो मिले। उसके बाद फिर मैंने बीएससी को भी साथ साथ देखा और एमएससी को भी। एमएससी में जस्ट कुछ ही सब्जेक्ट्स देखे जिनके मेन मेन पॉइंट्स थे या मेन टॉपिक्स कह लें। सॉरी, मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, बीएससी का जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए आपने कौन सी बुक्स पढ़ी? सर बीएससी का सिलेबस कवर करने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा बुक्स तो नहीं थी। मेरे पास अली हुसैन गिलानी के नोट्स है, इकरा नोट्स। तो उनके मेन पॉइंट्स जो मुझे समझ आ जाते थे मैं वो कर लेती थी। आपने बीएससी का सारा सिलेबस कवर किया, यानी कि हाँ जी, बीएससी सिलेबस सारा कवर किया। फिर उसके साथ फिर जब मैं आपके नोट्स देखती थी तो वो तकरीबन वही कुछ होता था जो मैं इधर से भी देखती थी। तो वो और ये सब मिला के उसके बाद एमएससी के जो एटॉमिक फिजिक्स है, एसएसपी है और न्यूक्लियर और एटॉमिक और क्लासिकल क्वांटम, ये तीन चार पांच चार या तकरीबन 5 सब्जेक्ट बनते हैं। इनके एक एक दो दो चैप्टर्स की मेन डेफिनेशंस और मेन चीजें देखी। अच्छा, मैं तो ये मतलब पूछूं, एक बार आप मैं पढ़ लेती थी उसके बाद में फिर स्टार्ट करती थी एफएससी से। मतलब एक बार एफएससी से एमएससी तक पहुंचने के बाद फिर एफएससी, फिर एम बीएससी, फिर एमएससी। तो ये तकरीबन 3 साल में ऐसे ही करती रही। और लेकिन एक चीज दरमियान में मैं, कुछ अरसा में। सॉरी मैं आपको फिर टोकता जी। हूँ, मैं आपसे जी। पूछना चाहूंगा कि एमएससी बुक्स हैं, मतलब आपने एफएससी का भी बताया कि आपने उसको किस तरह से पढ़ा, आपने बीएससी की किताबें किस तरह से पढ़ी, एमएससी की किताबें किस तरह से आपने पढ़ी, यानी कि आपने? सर एमएससी की मैंने बुक्स रीड नहीं की। मुझे जो मेरे टीचर्स ने बताया हुआ था ना, मतलब जो हम लोगों ने नोट्स बनाए थे एमएससी में खुद स्टडी के दौरान, तो मैंने वो रीड किए हैं। मतलब कि मैंने संभाल के रखे हुए थे वो नोट्स, बस वही नोट्स मैंने स्टडी किए। मैंने कोई बुक स्टडी नहीं की। जी जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बीएससी और एमएससी के जो आपके जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस आपने किस तरह से की? सर मैंने उनके एमएससी इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की। एमसीक्यूज की मैंने वो प्रैक्टिस की है जो आपने ग्रुप में शेयर की थी। उनके भी मैंने न्यूमेरिकल टाइप जो बहुत कॉम्प्लेक्स लगते थे, जो मुझे समझ नहीं आते थे, वो मैंने नहीं किए। जो थ्योरी टाइप होते थे वो मैंने किए हैं एमएससी के और बीएससी के, जो सॉफ्ट में आपने सेंड किए थे। तो बाकी मैंने उधर से ही रीड किया है, मतलब अपने नोट से ही किया है। उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जस्ट मैंने मैट्रिक लेवल की फिजिक्स की और एफएससी लेवल फिजिक्स की एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की, न्यूमेरिकल टाइप्स की। लेकिन जो बीएससी और एमएससी है ना, उसको बेसिकली थ्योरीज देखी और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे ना वो देखे, ज्यादा डीपली नहीं किया। ज्यादा डीपली नहीं किया आपने, जो हाँ आपने जी, जो मुझे फार्मूले लगता था वगैरह? कि ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। सही। मतलब मैं फर्ज करें कि मैं आपसे पूछता हूँ कि जी क्लासिकल मैकेनिक्स है, लेट्स सपोज, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको क्या लगता है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो बाकी लोगों को नहीं लेग्रेंज, पता? हाँ जी, उसमें लेग्रेंज इक्वेशन है, डीएलएम्बर प्रिंसिपल है। उसका लिखा जा सकता है कि डीएलएम्बर प्रिंसिपल जो है वो उसके आगे मुख्तलिफ फार्मूलाज दिए जा सकते हैं उसके बारे में, और लैग्रेंज इक्वेशंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के मेन डेफिनेशंस। चले जी, जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे, जो लोग भी, मैं उन लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, पार्टिकल फिजिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, ये जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जो हैं ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इन सब्जेक्ट्स के जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ में शेयर करूँ। ठीक है जी। तो ये तो चले कुछ बुक्स की ऊपर बात होगी। अच्छा, आप निखिल क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि जो लोग सॉफ्ट कॉपी पसंद करते हैं या सॉफ्ट कॉपीज को ज़्यादा पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं सॉफ्ट कॉपी में, मतलब क्या आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि वो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें या हार्ड कॉपी में पढ़ें? सर सॉफ्ट कॉपी तो नहीं पढ़नी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी उस वक्त ही यूज करें जब वो हार्ड कॉपी से अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। मतलब जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ एमसीक्यूज पे डिपेंड ना करें। थ्योरी पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैंने तीसरा पेपर दिया है, यूं समझ लें। एक बार 2017 में दिया था, तो उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया तकरीबन फिजिक्स की स्टार्ट एबीसी से लेके जी तक उन्होंने कुछ ना कुछ हर एक चीज को टच किया हुआ था। फिर मैंने दूसरे पास पेपर स्टडी किए, उसमें भी ऐसे ही था। फिर जब ये 2020 में हुआ टेस्ट, उसमें तकरीबन एफएससी बेस्ड थी।
लेकिन अब के बाद फिर जो टेस्ट हुआ वो तकरीबन फिजिक्स के स्टार्ट से एंड तक, यानी कि हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को उन्होंने टच किया हुआ था। तो ये एमसीक्यूज कवर नहीं कर सकते, सॉफ्ट कॉपी कवर नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में हार्ड कॉपी जरूरी है और टॉपिक्स रीड करना जरूरी है। अच्छा, टाइम कितना दिया आपने? डेली टाइम कितना दिया? डेली टाइम आप टाइम? दिया तो डेली, लेकिन इन 3 साल में तकरीबन मैंने 6 माह नहीं पढ़ा होगा, 2.5 साल मैंने पढ़ा है। और उसका आप शेड्यूल ये था कि 1 या 2 घंटे जितने मुझसे हो सकते थे, चाहे मुझे समझ आ रही है किसी चीज की, नहीं आ रही, कोई मसला है, सर्दी है, गर्मी, तो मैंने वो बुक्स उठा के मैं बैठी रही और जो मुझे समझ आता रहा वो मैं करती रही, चाहे मैंने 1 घंटा ही क्यों नहीं दिया और कभी कभार आधा घंटा ही क्यों नहीं दिया। तो मुझे मतलब समझ डेली आता है कि बेसिस पे 2 घंटे आपका दिन में जो है वो देना जरूरी है। जरूरी है, 2 घंटे देना जरूरी है अगर अच्छी तैयारी करनी है तो। ठीक है। अच्छा, टेक्निक क्या आप शेयर करना चाहेंगे? कोई कोई स्पेशल टेक्निक जो बाकी लोगों को हेल्प करें कि वो भी लेक्चरर बन जाएं? कोई स्पेशल इसकी हाँ, टेक्निक? स्पेशल टेक्निक्स ये है कि सबसे पहले जिस चीज को भी आप लोग लें तो उस पे ना आपका फुल कंसंट्रेट होना चाहिए कि मैंने ये करना है। अगर आप कहेंगे कि मैं कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं तो कोई चीज अचीव नहीं होगी। एक टारगेट को अपने माइंड में रखें और उसी पे ही वर्क करें, उसी पे ही फोकस करें। और हेल्प लें, टेक्स्ट बुक से लें, टीचर से लें, टीचर्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता ना। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल के आपने कोई किताब शुरू की है, फर्ज करें कि मैंने आज जो है वो मैकेनिक्स शुरू कर दिया है, आपका मतलब ये है कि मैं मैकेनिक्स को पहले खत्म करूं, या मैकेनिक्स के साथ मैं साथ क्लासिकल भी पढ़ूं, क्वांटम भी पढ़ूं? मतलब ऐसे प्लान नहीं नहीं बनाया है? नहीं, ये फिर तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। माइंड डाइवर्ट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि टीचर से हेल्प लेना भी जरूरी है, और जहाँ पे आप तक हो जाएं, यानी कि आप बिल्कुल वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? किताबें पढ़नी चाहिए, ये आपने कहा, टीचर से हेल्प लेनी चाहिए, और इसके अलावा यूट्यूब को और गूगल को यूज करना चाहिए, अगर जो है वो आप वो कहीं पे हाँ जी, जी जी, ऐसे ही कहा है। आखिर में निगत क्या एडवाइस करेंगी जो नए लोग, मेल फीमेल दोनों को? जाहिर बात है कि ये बहुत सारे लोगों का शौक है, मेरा अपना बहुत शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें हुआ था। तो ये बहुत सारे लोगों का शौक होता है इस जॉब को करना, हालांकि बाकी जॉब में शायद आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, लेकिन ये पैशन होता है कुछ लोगों का। तो क्या एडवाइस आप करना चाहेंगी बाकी लोगों को एडवा- कि अगर कोई लेक्चरर बनना चाहता है, आप उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उसे क्या करना चाहिए? मैं एडवाइस यही करूंगी कि फुल कंसंट्रेशन से स्टडी को फोकस करें, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करें, अपने टीचर्स की कंसिस्टेंसी। हेल्प लें, टेक्स्ट बुक्स को टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करें, मुख्तलिफ और ऑथर्स की बुक्स को फॉलो करें, जहाँ समझ नहीं आती वहाँ टीचर से हेल्प लें। और अब अपना टाइम, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लें कि हमने इस टाइम टेबल पे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने स्टडी को जरूर फोकस करें, क्योंकि बगैर मेहनत के मेरे ख्याल में कुछ अचीव नहीं होता। और बाकी तो सब अल्लाह की करम नवाजी होती है कि वो जिसको जो चीज नवाज दे। तो इंसान को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो इस टारगेट को अचीव करें। आपने कि जो बहुत आपने एम, अगर जो आपने अपना एम सेट कर लिया अपने माइंड में, तो उसको अचीव करने के लिए बहुत इंतहा हद तक कोशिश करें। तो इंशाल्लाह कामयाबी मेरे ख्याल में जरूर मिलती है। फिर अल्लाह ताला भी मेहनत रायगा नहीं करते। जबरदस्त। ये तो निगत, मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मुझे बहुत खुशी है। मुझे याद है कि जब आपका पहली दफ़ा टेस्ट पास हुआ, जब दूसरी दफ़ा हुआ तो मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, आप सेलेक्ट हुए थे। रुबाब के बारे में तो मैंने एक जी कहा था, सर, हाँ जी, कहा था आपने। रुबाब को तो मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह आपकी जो है वो टॉप पोजीशन आएगी, मुझे पूरा यकीन है। जी, तो अब हम बहुत शुक्रिया जी। अ, अब हम थैंक यू सो बात मच सर। अब हम बात करने वाले हैं जी रुबाब से। रुबाब जो है, इनसे मेरा तारुफ जो है वो 2020 में जब कोरोना आया था, तो उस वक्त बेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमने पहली दफ़ा, ये आइडिया पाकिस्तान में था, पहली दफ़ा हमने लेक्चरर की ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट की। उस दफ़ा उस बैच में मुझे याद है 2020 में रुबाब ने पार्टिसिपेट किया, इन्होंने टेस्ट क्लियर किया, लेकिन वो बदकिस्मती से तब इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो लेकिन इनका जो टेस्टों में इनके जो नंबर आते थे, हमारे टेस्ट सेशन में जो ये मार्क्स लेती थी क्लास में, ये जो क्वेश्चन पूछती थी, तो उसे लगता था कि ये माशाल्लाह बहुत काबिल हैं।
तो इनके बारे में सारे लोग भी प्रेडिक्ट करते थे कि ये इंशाल्लाह जरूर सेलेक्ट होंगी, लेकिन ये ना सिर्फ सेलेक्ट हुई हैं बल्कि इन्होंने टॉप पोजीशन ली है मेरिट में पूरे पंजाब में, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारे साथ एक पोजीशन रहा। अच्छा रुबाब, आपसे हमने बहुत सारी बातें करनी है। उसके बाद रुबाब ने 2022 में फिर टेस्ट क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टॉप पोजीशन आई। सबसे पहले तो रुबाब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आप ये डिजर्व करती हैं यकीनन, और अल्लाह ताला जो है वो इंसान की मेहनत जो है वो उसको जरूर उसका फल उसको मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहले तो आप शेयर कीजिए बुक्स, यानी कि वो तमाम लोग जो लेक्चरर बनने का ख्वाब देखते हैं, जिन्होंने लेक्चरर बनना है, सबसे पहले आप उनको एडवाइस करेंगे कौन कौन सी किताबें जिनको आपने फॉलो किया एफएससी से लेकर एमएससी तक, और उन किताबों से आपने स्टडी किस तरह से किया, ये सारी चीज़ें आपने हमारे साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इन किताबों से। जी रुपा। थैंक यू सो मच सर। सर मैंने सबसे पहले तो एफएससी से स्टार्ट किया था। मैट्रिक को तो लाइक एक वीक दिया था तो वो कवर हो गई थी, तो एफएससी के टेक्स्ट बुक से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैट्रिक उसके आपने एमसीक्यू। मैट्रिक आपने एक वीक में कर लिया, एफएससी की आपने आपकी टेक्स्ट चलें, अब बताइएगा प्लीज, टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं आपने एफएससी से? हाँ जी, एफएससी की मैंने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी। फिर जो भी लाइक चैप्टर एंड हो जाता था ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू जहाँ पे भी उसके अवेलेबल है ना, जो मतलब मेरी रीच में है, लाइक कार 1 की बुक है या एचआरके के जिस तरह से एमसीक्यूज हैं, या वैसे गूगल से जिस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स हैं फिजिक्स की, वहां से कहीं से भी वो मुझे मिलते थे ना, तो वो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी। और फिर आप जो एमसीक्यूज काफी ज्यादा 60 to 70 तो एक चैप्टर के शेयर करते थे, तो उससे बहुत फायदा होता था कि उससे आइडिया जाता था कि कोई क्वेश्चन किस किस तरह से आ सकता है, लाइक जितने भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं ना, वो सारे उसमें अवेलेबल थे कि इस तरह से चेंज हो गया एमसीक्यू आ सकता है। तो एफएससी पे फुल जब ग्रिप हो जाए, चाहे उसमें जितना भी टाइम लगे, 50 60 70 जितने भी डेज लगे ना, तो उसके तसल्ली से वो करके ना, उसके बाद बीएससी मैंने की थी। यानी कि बीएससी की मैंने 3 बुक। सबसे पहले आपने एफएससी के ऊपर, यानी कि सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम जो है वो आप एफएससी को हाँ दें। जी, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले एफएससी को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना, क्योंकि आगे सारे वही एमसीक्यू वही मतलब कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस उसमें ज्यादा डिटेल होती है। तो उसके बाद ठीक है। बीएससी की एचआरके की बुक्स मैंने दोनों वॉल्यूम्स किए थे, और फंडामेंटल्स की बुक भी है, वो भी कंप्लीट लाइक थ्रू। एक मैंने आपको सेशन ज्वाइन करने से पहले की हुई थी और एक साथ साथ की थी, जब आप मतलब एक को साथ साथ फॉलो किया था एचआरके को, फंडामेंटल्स एचआरके, और थर्ड मेरे पास कलीम अख्तर जो है वो उनका काफी इजी है, लाइक किसी को एचआरके या फंडामेंटल समझ में नहीं आते ना, तो वो उनको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें भी ऐसा मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत मिस्टेक्स हैं। अगर एचआर के फंडामेंटल्स की भी हो ना, तो उसमें आइडिया हो जाता है कि ये इन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अगर किसी ने लाइक इजी लेके चलना है तो वो भी तो फॉलो कर आप सकते हैं। यूं वैसे कह लें कि अकाउंटिंग उनकी जो तो बुक्स हैं वो नोट्स, आप कह लें कि एचआरके के नोट्स, आप उन्हें कह देंगे वो एचआरके के नोट्स हैं। बाकी जो मिस्टेक्स की बात है, मिस्टेक्स मुझे तो उसमें शायद फिर मेरा इतना इल्म नहीं है, मुझे कभी मतलब कोई बड़ी मिस्टेक उसमें नजर नहीं आई। चलें नहीं, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, जी जी। मिस्टेक्स वो ऐसे नहीं है। वैसे मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ जाता है कि अगर एचआर के फंडामेंटल्स रीड की भी हो ना, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है कि ये इन्होंने बात इस पॉइंट ऑफ व्यू से की है। मतलब जी। अगर वो बुक फंडामेंटल्स या एचआर के को पढ़ने के बाद रीड की जाए ना, तो मुझे तो मतलब ऐसे लगा था कि ये बेटर है। अच्छा, आप ये हमारे साथ शेयर करेंगे कि एचआरके को आपका तरीका क्या था पढ़ने का? बच्चे ना बहुत शिकायत करते हैं कि सर ना हमें एचआरके बहुत मुश्किल लगती है, हमें उससे एचआरके नहीं पढ़ी जाती, उसमें जो है वो बहुत ब्रेक ब्रेक लिखा हुआ है, एचआर उसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है। आप उन्हें उसको किस तरह से स्टडी किया एचआरके? ऐसे तो है कि उसमें बिल्कुल बारीक लिखा हुआ है, और उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। लाइक अगर फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हैं ना, तो एक चैप्टर को 2 to 3 डेज भी लग सकते हैं। वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए मतलब वो टफ लगती है सबको कि ये काफी टफ है। लेकिन अगर वो एक दफा कर लेना, तो फिर बाकी सारा कुछ इजी हो जाता है। एफएससी की भी जो बातें समझ में नहीं आई हुई थी वो भी समझ आ जाती हैं, और आपको एलाबोरेट करना भी आ जाता है कि उन्होंने बड़ी स्टार्टिंग में ना डिटेल से लिया हुआ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बातें तो टेस्ट में ऐसा जाती नहीं है, लेकिन उसका ना कहीं कहीं पे फायदा हो जाता है। तो मैंने तो उसको ऐसे ही किया था, शुरू में जब किया था तो वो काफी ज्यादा टाइम दिया था, एक एक चैप्टर को ना 2 to 3 डेज दिए थे, अंडरलाइन किया था और हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। फॉर्मूलाज तो
फॉर्मूलाज वगैरह के मैंने नोट्स नहीं बनाए, वैसे ये कोई बनाना चाहे तो वो भी बेटर है। मैंने उसको रीड आउट करके ना HRK को अंडरलाइन करके, तो लाइक एक चैप्टर को फिर उसमें से ओवरऑल बिल्कुल जैसे क्विक रिव्यू होता है ना, ऐसे करके फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती थी। यानी कि वो आप टफ बस। पूरा पूरा टॉपिक पढ़ती थी शुरू से लेकर एंड तक, सारी अंग्रेजी पढ़ती थी? हाँ जी, मैं तो सारा पढ़ती थी क्योंकि उसकी समझ ही ऐसे सही तभी आती थी जब उसको बिल्कुल शुरू से एंड तक जो कुछ भी लिखा होता था, मैंने लाइक उसका सारा कुछ ही पढ़ा हुआ है HRK का। उसमें फिर एंड पे आप ये करती थी कि उसमें जो चीजें आपको समझ आती थी वो आप उसके एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना देते थे? नोट्स कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं, लाइक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लगता है ना कि ये तो बिल्कुल ही पहले से पढ़ी हुई नहीं है या बिल्कुल नई बातें हैं, तो वो उसके नोट्स बना लेती थी मैं, और अंडरलाइन करके। और उसका लाइक फर्स्ट टाइम अगर समझ नहीं भी आ रहा तो सेकंड टाइम आ जाता, सेकंड ना आए तो थर्ड टाइम तो मस्ट आ जाता है वो समझ में। वो टफ इसीलिए लगता है क्योंकि बस एक दफा रीड करने से वो समझ में नहीं आती, और उसका एक ना वो बनाना पड़ता है रिदम सा, फ्लो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाती है तो फिर कोई इशू नहीं होता है सच। अच्छा, एमएससी जो है ये आपने मतलब इसमें कौन कौन से कोर्स पढ़े एमएससी लेक्चर की तैयारी के लिए? MSc की वैसे मैंने बहुत ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं की थी, नोट्स थे, बुक्स को जितना फॉलो करना चाहिए ना मैंने उतना ज्यादा नहीं किया था। लाइक MSc की बुक्स को जो मेन है ना, ये क्लासिकल क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन तीन चार के पेपर्स कुछ बुक्स हैं, वो भी मैंने मतलब पूरी पूरी नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ सकते हैं ना जितनी, वो भी ऐसे है कि वो सारी समझ में भी नहीं आती, हाफ ऑफ बुक्स जो ऐसे पढ़ी हुई थी, लेकिन ज्यादा मैंने उसके नोट्स पे ही फोकस किया था MSc, क्योंकि पीछे ट्रेंड यही चल रहा था कि उसमें से MSc में से इतना ज्यादा पोर्शन नहीं आता। जी सही सही सही, ठीक हो गया। तो जितना हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था ना, तो वो उसको मैंने अच्छे से वैसे रिवाइज किया था, उसमें से कुछ भी नोट्स वगैरह उसका कुछ भी स्किप नहीं किया था, उससे जो एक्स्ट्रा था वो। और इसका मैंने हर सब्जेक्ट के ना MSc का ये भी किया था कि यूट्यूब से कुछ सब्जेक्ट्स के ना होते हैं, लाइक जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टीचर बहुत अच्छा लेके चल रहा है, सॉलिड स्टेट को एक है टीचर वो बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, तो इस तरह से मैंने इनका किया था कि इस सब्जेक्ट को यूट्यूब के इस चैनल से कर लिया, इसको इस चैनल से कर लिया। तो वो कुछ टीचर्स तो बहुत ही अच्छे हैं न्यूक्लियर के, EMT के, इन सब के, तो वो भी मैंने किया था। नोट्स के अलावा यूनिवर्सिटी का जो मटेरियल था वो करके, और जो बुक्स हैं इसको कंप्लीट तो नहीं किया था, हाफ हाफ जितनी समझ में आती थी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो करके, और यूट्यूब से भी किया था इसका मैंने मास्टर्स का। आपने अब ये करना है कि आपने हमारे साथ जो टॉपिक्स आपने स्टडी किए जो लगता है आपको इम्पोर्टेंट है, आपने वो टॉपिक्स हमारे साथ शेयर करने हैं ताकि हम इन सारे लोगों के साथ जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो सारे लोग भी उन टॉपिक्स को देख सकें। अच्छा, तो हमारे चैनल के लेक्चर्स आपने देखे एफएससी बीएससी के लिए, वो कैसे लगे आपको? वो तो मैंने आपका सेशन ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ना जितनी भी वीडियोस थी सारी की सारी वो सारी देख ली थी, एटलीस्ट वो सारी वीडियोस देख ली जिस टॉपिक्स में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, तो वो भी ठीक बहुत अच्छी थी। एफएससी को तो बहुत बिल्कुल प्रॉपर वो कवर करती हैं। ठीक है। रुबाब, टाइम कितना दिया आपने? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितना टाइम आप दिन में देती थी? टाइम मैंने लाइक पर डे ना लाइक 5 to 6 आवर्स तो दिए हैं मैंने ओह, एक दिन में, दैट्स फाइव वेरी टू ग्रेट। सिक्स आवर्स 5 to 6 आवर इज इनफ टाइम, यानी कि पर डे। अगर कोई बंदा टॉप करना चाहता है लेक्चरशिप के एग्जाम को तो भाई सुन लें, 5 से 6 घंटे जो है रुबाब देती रही हैं, तो आपको भी 5 से 6 घंटे जो है वो देने पड़ेंगे। रुबाब के इंटरव्यू में 76 मार्क्स हैं, 76 मार्क्स लिए इंटरव्यू में, इनका टॉप है। और इनका जो टेस्ट था उसमें शायद 63 मार्क्स थे इनके, ठीक है। और एकेडमिक जो है वो इनके 36 बने। तो 5 से 6 घंटे जो है वो रुबाब रुबाब आपको दिन में और कोई काम नहीं होता था? नहीं, कोई काम नहीं होता था, मैंने इसीलिए कोई कॉलेज वगैरह मेरे माइंड में था कि एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ये इंटरव्यू में हेल्प करता है काफी। लाइक जी साथ था भी पंजाब कॉलेज में मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन उससे मुझे उतना टाइम नहीं दे सकती थी, फिर मैंने एक दो दिन जाके मतलब मैंने कॉलेज वगैरह का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया क्योंकि ये बहुत मिस हो जाता था। उसमें 3 4 टॉपिक्स होते थे डेली, एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का तो फायदा होता है, लेकिन इतना ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, मुझे अच्छा, वाकई में और कोई काम मैं नहीं। मैं लोगों को ना अक्सर मशवरा देता हूँ कि यार ये ना छोटी मोटी ट्यूशनें छोड़ दो, ये छोटी मोटी हाँ अकेडमियाँ जी। छोड़ दो और टाइम दो लेक्चरशिप को, जो कि आपकी असल मंजिल है। लेकिन ना लोग शायद मेरी बात को सुनते नहीं हैं, वो मेरी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं जब भी कोई हमारा सेशन ज्वाइन करता है तैयारी के लिए तो मैं उसे हमेशा ये कहता हूँ कि यार
आप हमेशा छोटे फायदे के लिए बड़े फायदे कुर्बान कर देते हो। सारी जिंदगी क्या आप लोगों ने ऐसी ट्यूशन पढ़ानी है, अकेडमी पढ़ाना है और सुबह से शाम तक खपना है, 16-16 घंटे काम करना और फिर उतनी इनकम भी नहीं होनी कि जिससे आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकें। तो मैं लोगों को लेकिन हमेशा यही कहता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मेरी बात मानते नहीं है, वो टाइम नहीं देते। स्टूडेंट्स को ये लगता है ना कि एक्सपोजर हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, आपको पढ़ाना आ जाएगा, तो उसके कुछ फायदा बिल्कुल है, मतलब ज्वाइन कर लें, बेशक ट्यूशंस हो या जो कुछ भी हो, लेकिन जब टेस्ट का पता हो कि आ रहा है 2-3 मंथ के बाद, तो फिर तो शायद छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसका भी अपनी जगह फायदा है, अगर बिल्कुल भी अभी पता ही नहीं है कि 1 साल के बाद पता नहीं कब सीट आएंगे, तो तब ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज वगैरह। उसका अपनी जगह अरबाब फायदा है, लेकिन हर का। यस। जी बहुत जी शुक्रिया सर। अरबाब। सबसे आखिर में मैं टेक्निक्स कुछ पूछना चाहूंगा आपसे, कुछ टेक्निक जो आप दूसरों को बताना चाहें एक एडवाइस के तौर पर, कि किस तरह से आपने रिवीजन कैसे करती थी आप, मतलब पेपर से पहले कितने दिन पहले आप पढ़ना छोड़ देती थी, और सारे कोर्स को रिवाइज आप कैसे करती थी, किस क्या क्या टेक्निक्स आपने इस्तेमाल की है टॉप करने के लिए? अगर मतलब जब साथ साथ पढ़ रहे होते हैं ना, एफएससी बीएससी, अगर उसका शॉर्ट नोट्स हो ना, तो जब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाता है ना, लाइक 2 वीक्स रह जाते हैं, तो उस टाइम वो अगर रिवाइज कर ले सारे, तो सारा कुछ वो बहुत जो इम्पोर्टेंट लिखा होता है ना, उससे उसका ये फायदा होता है कि सारा कुछ कवर हो जाता है। रिवीजन तो ऐसे हो जाती है कि अगर आपने नोट्स बनाए हो और वो बहुत शॉर्ट हो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें ना हो, उसमें वही बातें जो आपको बार बार भूलती हैं। और सेकंडली, जी अगर जबरदस्त। कंसिस्टेंट हो तो सिलेबस तो कवर करना मुश्किल नहीं होता, बेशक आप थोड़ा ही टाइम दें, 3 घंटे दे ले बेशक, लेकिन 3 घंटे से कम तो ना ही हो। अगर कंसिस्टेंट हो तो सिलेबस कवर करना मुश्किल नहीं होता, अगर आपका शॉर्ट नोट्स हो तो उसको रिवाइज करना मुश्किल नहीं होता। और मुझे तो मतलब एक ये भी लगता है कि इसको ज्यादा ओवर थिंक ना करें ना, तो बहुत फायदा हो जाता है कि पता नहीं रिजल्ट का क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा ये नहीं आएगा। थोड़ा सा ये असल में फिजिक्स को थोड़ा सा समझने के लिए करें ना, तो उसका फायदा हो जाता है कि बिल्कुल ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये करना, ये नहीं आएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, उसको अच्छा जी, ओवर थिंक ना। स्टार्ट करते हैं रुबाब से। रुबाब, आपने कितने साल लगे आपको लेक्चरर का एग्जाम क्लियर करने में? सॉरी सर, बहुत आपकी आवाज थोड़ी सालों स्लो से हो आप गई है। जी रुबाब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको कितना कितना टाइम लगा, कितने साल लगे आपको आपकी जो ये ड्रीम जॉब है इस तक पहुंचने के लिए? 1.5 ईयर मैंने मतलब इसको, जो वैसे एमफिल के बाद जो टाइम दिया ना जॉब की प्रिपरेशन के लिए, 1.5 ईयर दिए, क्योंकि पहले भी वो जॉब्स सही आई बात। थी ना, फिर वो कैंसिल हो गई, तो तब से वही प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। जी जबरदस्त। अच्छा, मैं मुझे एक बात करना चाहूंगा, शायद आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें। मैं अक्सर लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि जब एग्ज़ाम आता है या जॉब की एडवर्टीजमेंट होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो लोग मटेरियल ढूंढते हैं नेट से, उनको बहुत सारा मटेरियल मिलता है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से उनको मटेरियल मिलता है, इधर से मटेरियल मिलता है, उधर से मटेरियल मिलता है। अब एक तो मटेरियल होता है सॉफ्ट कॉपी में जो कि पढ़ा नहीं जाता, दूसरा वो मटेरियल इतना जो है वो कह लें कि डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, अरेंज नहीं होता वो। तो वो बजाय उनको तैयारी उनकी बेहतर करने की, वो तैयारी उनकी और खराब हो जाती है, और वो ज़हनी तौर पर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो मैं ये एडवाइस करता होता हूँ कि चाहे आप 2-4 किताबें खरीद लें, एफएससी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, बीएससी की टेक्स्ट बुक्स पढ़ लें, एमएससी की किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ लें, लेकिन आप जो है एक तरतीब से ये जो इरेगुलर तरह का मटेरियल आपको नेट से मिलता है, इसको कलेक्ट करना छोड़ दें, बंद कर दें। ठीक है? ये आपको मतलब हेल्प करे ना करे, आपको परेशान जरूर कर देगा। अच्छा, आज किसी बंदे ने फलां चीज शेयर कर दी, ओहो एक ये चीज आ गई, आज किसी बंदे ने फलां चीज शेयर कर दी, आज किसी बंदे ने फलां चीज शेयर कर दी, तो वो रोज उनके लिए एक नई परेशानी का बायस बनता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बजाय आप अपने लिए परेशानी बनाएं, आप ऐसा करें कि आप जो है वो कम से कम जो है मटेरियल, और वो जो भी हो आपके पास हार्ड फॉर्म में हो। क्या मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे? ये सब बिल्कुल ऐसे ही है, सॉफ्ट फॉर्म में एक तो टाइम डबल लगता है और भूल जाता है थोड़े टाइम के बाद आपने क्या पढ़ा था। अगर हार्ड में वो अंडरलाइन कर लें तो बहुत इजी रहता है उसको रिवाइज करना भी और माइंड में रखना भी। मतलब ये जो नेट से मटेरियल मिलता है, क्या ये कलेक्ट करना चाहिए हमें? उसका कोई श्योरिटी तो नहीं होती ना कि वो सही है या क्या है, बुक्स को ही फॉलो तो करना चाहिए। मतलब बुक्स भी बहुत तरह की शेयर हो रही थी नेट पे, आज फलां बंदे ने फलां बुक शेयर कर दी जी, वो कह रहे हैं जी फलां इंडियन बुक है उसमें से बड़ा टेस्ट आता है जी, वो फलां बुक शेयर कर दें, वो फलां बुक शेयर कर दें, लोग किताबें इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो क्या वो कभी हेल्प भी करती हैं इतना ज्यादा?
इतनी ज्यादा तो फिजिक्स की बुक्स है ही नहीं, मैट्रिक की 2 बुक्स हैं, उसमें तो इतना ज्यादा आता नहीं। एफएससी की वो सबके पास होती हैं टेक्स्ट बुक्स, एचआरके और फंडामेंटल्स, बस ये 1-2 बुक्स ले लें और बाकी इंटरनेट से रहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है एज सच। मास्टर्स की भी अगर किसी के पास ज्यादा टाइम है तो वो सारे सब्जेक्ट्स की ले ले, लेकिन मेन जो 6-7 ये सब्जेक्ट्स है ना, इनकी भी ले ले और उनको आधा आधा भी कर लें जब टाइम मिले आपके पास, तो इनफ होता है। इंटरनेट से मुझे तो शॉर्ट फॉर्म में इतनी ज्यादा समझ नहीं आती कि हर एक का अपना अपना होता है। अच्छा, आज की जो हमारी अभी तक दो हमारे जो एस्पायरेंट्स हमसे बात हुई है, ठीक है, दोनों की बातों से मुझे ये अंदाजा लगा कि हमें किताबें हार्ड फॉर्म में पढ़नी चाहिए। और ये नसीहत शायद आपने जब मेरे साथ तैयारी की, आप हमारे साथ रहे, तो उस टाइम भी मैंने आपको यही एडवाइस करता था कि ये सब हार्ड इसलिए फॉर्म की सॉफ्ट फॉर्म की बजाय ना आप हार्ड फॉर्म को प्रेफर करें। बुक्स जो हैं वो हार्ड फॉर्म में लें। तो अगर तो लेकिन ये है कि लोग फिर एट द एंड मर्जी अपनी करते हैं, तो चलें जैसे उनकी मर्जी। रुबाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें आप पे प्राउड है। इसके बाद हमारे साथ हफ्सा हैं मंडी बहाउद्दीन से। हफ्सा से बात करते हैं। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ने जो है वो आपको कामयाबी दी, आपके वालिदैन की दुआएं, आपके फ्रेंड्स की दुआएं, आपके जो है वो सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। साथ में आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया। तो जब पहला टेस्ट हुआ था, मुझे याद है हफ्सा ने वो टेस्ट भी पास किया था, लेकिन उस टाइम इंटरव्यू नहीं हुए, फिर दोबारा टेस्ट हफ्सा ने पास किया। तो माशाल्लाह ये भी बहुत काबिल थी। इनके बारे में भी मेरी यही राय रही कि ये जरूर इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाए। तो हफ्सा, सबसे पहले जो है वो बुक्स के बारे में आपसे बात शुरू करते हैं कि एफएससी से लेकर एमएससी तक कौन सी बुक्स हैं वो आपने स्टडी की। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं 2016 से जो है वो जॉब कर रही हूँ एज अ एसएससी। तो मुझे जो है वो मैट्रिक के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपने स्कूल में एक ही फिजिक्स की टीचर थी, तो मैंने 9th 10th को जो है वो मैं काफी साल से पढ़ा रही थी। तो मैट्रिक की तैयारी तो मेरी ऑलरेडी साथ साथ चल रही थी। उसके जी। बाद मैंने जो ज्यादा प्रेफर किया वो मैंने एचआरके को किया है। एचआरके के जो प्रॉब्लम्स है ना उनको मैं लाजमी सॉल्व करती थी, जो सॉल्व प्रॉब्लम उधर होते थे, क्योंकि वहाँ पे ना जो मैक्सिमम ट्रिक्स है ना हमें चैप्टर से ज्यादा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मुझे मिली थी। कि जो भी उन्होंने चैप्टर का जो भी टॉपिक दिया होता उसके साथ जो है वो उन्होंने साथ में सॉल्व एग्जांपल दी होती थी। तो सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करने से ना हमें काफी ट्रिक्स मिलती हैं, तो मैंने उसको प्रेफर किया। उसके बाद जो उसके एमसीक्यूज शेयर हुए थे एचआरके के, उनमें मैंने तकरीबन 80% जो एमसीक्यूज है ना वो मैंने सॉल्व किए हैं इस तैयारी के लिए जबरदस्त। तो एचआरके। मैं जो सुनने वाले लोग हैं उनको बता दूं कि एचआरके के सारे एडिशन के एमसीक्यूज जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और वो हम अपने हाँ जी। ग्रुप्स के अंदर जब तैयारी करवाते हैं तो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जी मैं कोशिश बिल्कुल करता हूँ ऐसे ही कि है। मैं खुद भी उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करता, मैं उसमें से कुछ सॉल्व करता हूँ और बाकी मैं दूसरे लोगों के जिम्मे लगा देता हूँ। तो ये एक बड़े अच्छा हमें यहाँ से आइडिया मिल गया कि अगर आप एचआर के वाले एमसीक्यूज जो है वो एक एक चैप्टर के 50-50 60-60 एमसीक्यूज भी होते हैं, अगर वो सारे एमसीक्यूज आप कवर कर लें तो उससे आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बीएससी के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा ही है। बीएससी के भी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और एमएससी के लिए मैंने जो बुक है वो सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक ज्योग्राफी की बुक है, उसको मैंने थोड़ा रीड किया था। लेकिन जो बाकी सारे है ना वो जो आपने ग्रुप में शेयर किए हुए थे नोट्स, एमएससी जो है वो मैंने उधर से प्रिपेयर की है। क्लासिकल मैकेनिक्स भी वहां से की है, थर्मोडायनामिक जो है उसमें जो एचआरके के है उसमें काफी सारा दिया हुआ था। लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना उसके लिए मैंने जस्ट आपके नोट्स ही पढ़े थे और मैंने वहीं से प्रिपरेशन की थी। मैंने जो एमसीक्यूज है वो सारे वही सॉल्व किए थे जो आपने दिए हुए थे। जबरदस्त। हाँ अच्छा जी। जी। और जो अपने एमसीक्यूज शेयर करते थे ना उनकी मैं हार्ड फॉर्म में जो है उनको प्रिंट करवाती थी और उनको सॉल्व करती थी। और उसके साथ मैंने जहाँ के भी मतलब वैसे तो एमसीक्यूज एक अलग से नहीं बनाती थी कि अलग पेजेस पे नहीं करती थी, जहाँ उसकी बैक साइड पे या जो एमसीक्यूज वहाँ पे दिया होता था उसकी साइड पे मैं सॉल्व कर देती थी, ताकि उसी टाइम पे जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो, मुझे कहीं पे जो है वो सर्च ना करना पड़े उनको। तो मैंने आपकी बात से ये सीखा है कि टीचर ने जस्ट 20% गाइड करना होता है, 80% मेहनत आपकी अपनी होती है। जो जी ऐसे ही है।
सर जो गाइडलाइन है ना वो अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन में मिल रही है ना तो फिर तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपको गाइडलाइन जब वो प्रॉपर नहीं मिल रही है ना तो मेरे ख्याल में आप जितनी भी हार्ड वर्क कर लेना उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने 2017 में भी टेस्ट दिया था, उसमें भी मैंने तैयारी की थी, लेकिन मेरे पास मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था, तो मेरा टेस्ट ही पास नहीं हुआ था। तो जो गाइडलाइन है ना आप कहना सबसे मेन चाहती हैं चीज है, कि अच्छा, आप टीचर कहना का होना चाहती हैं कि जरूरी है। टीचर का होना जरूरी है। या मैंने जो आपको जी गाइड बिल्कुल। किया अफसा, क्या वो आपके आपने काम बहुत आया? मेरे मतलब मैंने आपको शायद मैसेज भी किया था, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मेरी जो कामयाबी है ना उसमें हार्ड वर्क तो चले है ही, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो हाथ है ना वो आपकी गाइडलाइन का है। मैंने आपके मतलब सारे नोट्स को फॉलो किया, जो आप एमसीक्यू शेयर करते थे मुझे जब भी टाइम मिला। अगर जैसे जॉब के साथ सम टाइम ऐसा होता था कि उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकती थी, लेकिन जो आपने एमसीक्यू मेरे साथ शेयर किए थे, ग्रुप में शेयर किए थे, उनको मैंने सॉल्व किया है और वो बहुत हेल्पफुल साबित हुए हैं। जबरदस्त। असल में ना मैं ये अक्सर कहता हूँ, ग्रुप में और भी 100 लोग थे जिन्होंने तैयारी की, शायद 100 से भी जी ज्यादा बिल्कुल। लोग होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें सेलेक्ट 5, 6 या 7 लोग हुए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि बाकी लोगों ने, जो मैंने आपकी बातों से सीखा है कि बाकी लोगों ने उतना टाइम नहीं दिया, बाकी लोगों ने उतना मेहनत नहीं किया, बाकी लोग उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो इसमें यकीनन कामयाबी जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, इसमें किसी इंसान का कोई किरदार नहीं होता। बाकी सारे लोग गाइड करने वाले होते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर प्रॉपर कोई गाइड करे और आगे से जो तैयारी करने वाला बंदा है, वो आगे से अगर उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स करे और प्रॉपर उस पर काम करे, तो इंशाल्लाह ये कोई इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, मेरा ख्याल है। आपको क्या जी लगता है कि बिल्कुल मतलब ऐसे ही। लोगों ने बहुत इसको सर पे चढ़ाया हुआ कि जी बहुत मुश्किल होता है बहुत, तो आपको लगा कि ये मुश्किल है जितनी आपने मेहनत नहीं की सर, माशा? जब स्टार्ट में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ना तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये जो पीपीएससी है ना ये कोई बहुत बड़ी बला टाइप की चीज है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है, हमारा नॉलेज है वो कंसाइज होना शुरू हो जाता है ना, फिर हमें चीजें जो है वो इजी लगना शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है वो इतना डिफिकल्ट फील नहीं होता, और फिर जब हमारे साथ प्रिपरेशन करने वाले इतने सारे लोग होते हैं, गाइड करने वाले लोग होते हैं ना, तो फिर ये काफी इजी हो जाता है। मेरा ख्याल जब बहुत सारे लोग मिलके तैयारी करते हैं ना, क्लास का फायदा यही होता है जी कि बिल्कुल जब ऐसे बहुत ही। सारे लोग मिलके ऐसे तैयारी ही है। करते हैं तो वो एक दूसरे का सर खा रहे होते हैं कि यार ये फलां प्रॉब्लम जो है ये मुझे समझ नहीं आया, ये फलां प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आया, जरा इसको कोई सॉल्व कर दे। अच्छा, मेरी कोशिश अक्सर यही होती थी कि ग्रुप के अंदर जो प्रॉब्लम आए मैं उसको सॉल्व ना करूं, बल्कि ये आपस में सॉल्व करके दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि, और मेरी कोशिश ये भी होती थी कि जो एमसीक्यूज दिए जाएं वो थोड़े मुश्किल हों, ताकि लोग थोड़ा सा गुस्सा भी करें कि सर आपने जो पढ़ाया है ये एमसीक्यूज उससे ज्यादा मुश्किल है। तो उसकी रीजन ये होती थी कि थोड़ा सा खुद से भी एफर्ट करें। अफसर, सर टाइम मैंने कितना देती थी आप? सर मैंने ना दो ग्रुप जो है वो ज्वाइन किए हुए थे। आपका ग्रुप ज्वाइन मैंने किया था जब हमारे इंटरव्यूज होने थे। उससे पहले जो मैंने टेस्ट क्लियर किया था ना वो मैंने एक पीपीएससी लेक्चरर का, वो मतलब कोई प्रॉपर ग्रुप को चला नहीं रहा था, वो बस ऐसे ही सारे तैयारी के लिए जो वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो बनाया हुआ था। तो जी जी। उसमें ना मतलब मेरी जो टेक्निक है ना वो सर ये है कि मैंने उस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना दोनों ग्रुप में, वो मेरी मैक्सिमम ट्राई होती थी कि मैं करूं, चाहे इस ग्रुप में आया या उस ग्रुप में आया, मतलब जितने भी जो भी प्रॉब्लम किसी ने शेयर किया है ना वो मैंने उसको सॉल्व किया है। और सम टाइम तो ऐसा होता था कि मैं स्कूल में जा रही होती थी और मैंने एक कैरी में बैठी होती थी और साथ में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती थी। तो मैं माशाल्लाह क्वेश्चन, माशाल्लाह। हाँ हाँ जी, वो जो ग्रुप में क्वेश्चन शेयर होते हैं ना वो मैं लाजमी सॉल्व करती हूँ। और जो टाइम है ना वो मेरा कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता था कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है, लेकिन मेरी ये होती थी कि इतना आज का ये टॉपिक सर ने दिया हुआ है या आज का लेक्चर जैसे आपने शेयर किया हुआ है वो मैंने उस दिन लाजमी करना है, चाहे मैं दिन में करूँ, रात में करूँ या जिस टाइम पे भी करूँ। लेकिन जो यानी कि मटेरियल, कंसिस्टेंसी, आप ये कहना चाहती हैं कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस? जी बिल्कुल, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन हम 2 चैप्टर कर लें और अगला दिन हम ब्रेक कर लें। ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको कोई फायदा नहीं देगा। आप डेली का 1 चैप्टर कर लें वो आपको फायदा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 2 पढ़ें और उससे अगले दिन आप ब्रेक कर लें या उससे अगले दिन आप 3 कर लें। ऐसा करने से मेरे ख्याल में कामयाबी नहीं मिलती। आप जबरदस्त। डेली बेसिस पे पढ़ें चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जबरदस्त जी। तो आ, बहुत अच्छा लगा आप सारे लोगों से बात करके अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो हमारे एस्पायरेंट्स थे, जो माशाल्लाह लेक्चरर हमारी फीमेल सेलेक्ट हुई, उनके साथ हमारी बातचीत हुई और आप लोगों ने सुना। उसके बाद हमारे पास जो सईदा सना है रावलपिंडी से, बेस एकेडमी की एस्पायरेंट हैं ये भी,
और इनको मैं 2020 से जानता हूँ। इन्होंने 2020 में जब लेक्चरर्स की एग्ज़ाम आया तो इन्होंने हमारे साथ तैयारी की और माशाल्लाह टेस्ट इन्होंने क्लियर किया, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इंटरव्यू नहीं हो सका तो इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। उसके बाद दोबारा फिर रीटेस्ट हुआ और माशाल्लाह इन्होंने रीटेस्ट भी क्लियर किया और हमें पूरी उम्मीद थी, चूंकि ये बहुत काबिल थी। इनका जो क्लास टेस्ट जो हम इनसे लेते थे उसमें बहुत जी सना, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, अब आ रही है। अच्छा चलें, तो हमारा कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं सना से। जी सना, सबसे पहले तो हमें बुक्स के बारे में बताइएगा, जो बुक्स आपने स्टडी की अपनी प्रिपरेशन के दौरान, स्टार्टिंग फ्रॉम एफएससी। एफएससी में तो वही टेक्स्ट बुक थी और साथ स्कॉलर्स की बुक वगैरह वो देख लेते थे। स्कॉलर की बुक आप क्यों देखते थे? उसमें बस वो एमसीक्यू सेपरेट दिए होते थे, थोड़े से डेफिनेशंस अच्छी दी होती थी, इसलिए देख लेते थे। सही सना, आपका मेरिट नंबर 14 था? जी जी। अच्छा, और आपका एमफिल भी था कि एमएससी? एमएससी थी। एमएससी थी, सही। बीएससी के लिए कौन सी बुक्स आप, अच्छा एफएससी की किताबें आप किस तरह से पढ़ते थे? टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का आपका तरीका क्या होता था? टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक तो इक्वेशंस बहुत अच्छे से देखते थे, फिर स्टार्टिंग जो है वो मेन कॉन्सेप्ट वो पढ़ लिया, एंड जो है उसको अच्छे से पढ़ लिया, इस तरह ही पढ़ते थे। ठीक है, और एमसीक्यूज के लिए आपने स्कॉलर से प्रैक्टिस किया? जी जी, स्कॉलर से प्रैक्टिस किया। और आपने जो बुक अपनी दी थी वो भी वो मैंने व्हाट्सएप के थ्रू ली थी, तो वहीं से उसको भी देख लेते थे। अच्छा, वो लीड्स की बुक जो थी वो आपने देखी? लीड्स की बुक वो अच्छी थी काफी। लीड्स की बुक के एमसीक्यूज आपने देखे? जी 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 जी, एमसीक्यूज। लीड्स की बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 की, सही हो गया। अच्छा सना, जी। आपने तैयारी का तरीका क्या होता था कि आप पहले एफएससी की बुक्स पढ़ते थे, फिर बीएससी या एमएससी, या आप जो है वो किस तरह से इसको लेके चलते थे कि एक साथ ही लेके चलते थे, या अलग अलग पहले एफएससी को कवर करना है, फिर बीएससी को करना है, फिर एमएससी को करना है? जी जी, पहले एफएससी, फिर उसके बाद बीएससी, और बीएससी में भी मेन फोकस वो हेलिडे रेजनिक रेन उन्हीं की बुक पे था। बीएससी का जो मेन फोकस था वो आपका एचआरके की बुक के ऊपर था? जी अच्छा, जी जी एचआरके काफी सारे लोगों के लिए मसला होता है। मैं जब जी भी जी। एचआरके सजेस्ट करता हूँ लोगों को तो वो कहते हैं कि जी हमें एचआरके से सही समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा लिखा होता है, बहुत बारीक लिखा होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही एचआरके को पढ़ने की? सर वो फंडामेंटल्स भी है ना इसकी एक। हाँ, वो भी एचआरके, वही हाँ क्रेन की फंडामेंटल्स, इसका जो नया एडिशन है एचआरके का। जी जी, फंडामेंटल्स वो तो मुझे इजी लगती है और ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, मैं अच्छा, तो उसी से इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, तमाम लोग सुन रहे हैं, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो फंडामेंटल्स के नाम से है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जी। तो जिन लोगों को एचआर के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 समझ नहीं आता वो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स भी कर सकते हैं, ये बीएससी में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, एमएससी के कौन कौन से कोर्स आपने किए? मतलब एक तो हमने आपको एकेडमी में जब तैयारी होती रही तो हमने आपको कुछ कोर्स करवाए, उसके अलावा कौन कौन से कोर्स आपने किए? एमएससी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पे मेरा ज्यादा फोकस था, और दूसरा जो है वो सॉलिड स्टेट को देखा था ज्यादा, और क्वांटम। क्वांटम का ये था कि आपके लेक्चर्स देख लिए, और वो जो आपने क्वांटम के नोट्स दिए थे वो बहुत यूजफुल थे, वो अच्छे से कर लिए, और क्वांटम के क्वेश्चंस भी उन्होंने इंटरव्यू में ज्यादा किए थे। सही, जबरदस्त हो गया। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स, इसके साथ क्लासिकल मैकेनिक्स, इसके साथ सॉलिड, और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो लोग और लेक्चर की तैयारी। ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये भी जरूर करनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक तो बीएससी लेवल तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का कोर्स भी है जिसमें ग्रिफिथ की किताब है, आपने वो भी पढ़ी है? जी जी। ठीक ठीक है, तो ये तो हो गई बुक्स। उसके बाद टाइम, आप मतलब कितना टाइम देती थी आप, डेली कितने घंटे, और कब से आप ये तैयारी कर रही हैं? मैं आपको आपके साथ 2020 से कनेक्ट हूँ, उससे पहले से कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं और डेली आप कितना टाइम देती थी?
सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले तो इतना हम लोग नहीं करते थे, आप ही की तरह वैसे ही टेस्ट में चले जाते थे। फिर जी जी। आपका लेक्चर देखा तो अगस्त में 2020 में ही मैंने स्टार्ट किया था। तो उसी वक्त बुक्स भी जो आपने रिकमेंड की थी उनको देखा। फिर जो ज्यादा मेन फोकस था ना, वो जो आप एमसीक्यूज देते थे उनको सॉल्व करने पे था मेरा अच्छा, तो बाकी मेरी वो जितने लोगों से बात हुई है उनका भी यही कहना है कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करते थे और एमसीक्यूज को सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करते थे। अच्छा, इसमें जी दो चीजें हैं। एक तो एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर देते थे सारे ही, आप उसको सॉल्व कर लेते थे। नेट से मुख्तलिफ लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं, वहां से उनको बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह उनको मिल जाते हैं। वो रैंडम एमसीक्यूज होते हैं। आपने सिर्फ उन्हीं एमसीक्यूज पे फोकस किया जो हम आपको प्रोवाइड करते रहे, या एचआरके से आप करते रहे, या इसके अलावा आपने कुछ मटेरियल इधर उधर से भी कलेक्ट किया? नहीं, इधर उधर से नहीं, फिर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो यस, आप जो एमसीक्यूज देते थे उस पे फुल फोकस करना और पूरी कोशिश करनी होती थी कि जितने मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं खुद सॉल्व किए जाएं। खुद ठीक सॉल्व है। करना। गुड। जी जी। और मैंने 2 दफा टेस्ट दिया है और मुझे उन एमसीक्यूज की वजह से बहुत हेल्प मिली है। मतलब मुझे लगा कि मैंने ये जो एमसीक्यूज इसमें पूछे गए हैं वो सॉल्व उस तरह के काफी सारे किए हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, सना, आप क्या एडवाइस करेंगे जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हम्म। या जिनका जो है वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, जो लोग मायूस हैं, जो लोग परेशान हैं, कि मतलब लोग बहुत डरते हैं इससे कि पता नहीं बहुत मुश्किल एग्जाम है। क्या कोई ऐसी बात है? आप कुछ हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी? अ, जब हम किसी चीज को सर पे सवार करते हैं तो वो कभी भी नहीं होती। मतलब जितना हम डरेंगे उतना उतने हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम चीजों को मिसमैनेज कर देते हैं। तो इस दफा तो मैंने कहा डर को एक साइड पे रखना है। ठीक है। और डर को साइड पे रख के एक कॉन्फिडेंस भी था कि आपके साथ तैयारी की हुई है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हुए हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जाके तो टेस्ट दिया और फुल फोकस रखा है सिर्फ उस टेस्ट के सॉल्यूशन पे और टाइम को मैनेज करने पे। तो इसी तरह किया, अल्लाह का शुक्र है हो गया। माशाल्लाह, आप मेरिट में भी अच्छे जगह पे हैं, 14 पे हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप अपनी अवेलेबल जो आपके आसपास सीटों पे पहले आपका हक होगा। जारी बात है, मेरिट वाइज जो है वो आपसे पूछा जाता है आपको बुला के कि आप अपना जो है वो सेलेक्ट करें अपना स्टेशन। तो इंशाल्लाह आपके फ्यूचर के लिए भी हम दुआ गो हैं, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि फ्यूचर में भी आप इस तरह से कामयाब होते रहें। बाकी जो है इस इंटरव्यू का मकसद ये था, बाकी लोगों से भी हमने लिया कि उन सारे लोगों की हेल्प हो जाए जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो डरे हुए हैं, जो पास नहीं हुए, जो मायूस हैं। तो यकीनन ये उनको बहुत हेल्प करेगा। आपका बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें टाइम दिया।